नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं हमारी एक खास मुहिम। दरअसल केंद्र सरकार ने चेक बाउंस के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी की है और इसमें आपराधिक केस चलाने का प्रावधान खत्म करके अगर चेक बाउंस होता है तो इसे सिविल करने की यानी कि डीक्रिमिनलाइज करने की योजना है। लेकिन व्यापारी इसके विरोध में हैं। व्यापारियों का कहना है कि ऐसे तो वो व्यापार कर ही नहीं पाएंगे और उनके कारोबार पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इसीलिए हमने कारोबारियों की आवाज उठाने के लिए जी बिजनेस पर एक खास मुहिम शुरू की है। आइए शुरू करते हैं इसी मुहिम का आज का हिस्सा, चेक बाउंस का चक्कर। तो वित्त मंत्रालय ने दरअसल पिछले महीने चेक बाउंस पर पब्लिक कमेंट के लिए बाकायदा एक प्रस्ताव लाया था। इसमें यह था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए चेक बाउंस के केस में जेल की सजा का प्रावधान जो है वो खत्म किया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो सके। अभी चेक बाउंस के मामले में दरअसल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के तहत 2 साल की सजा है। इसके अलावा चेक में भरी रकम के 2 गुना तक फाइन देने का प्रावधान है या फिर दोनों एक साथ, सजा भी और फाइन भी दोनों एक साथ दे सकते हैं। लेकिन देश भर के कारोबारी जेल की सजा को खत्म करने के प्रावधान के विरोध में उतर आए हैं। कारोबारियों का मानना है कि इससे चेक डिसऑनर के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि सिविल केस में अगर यह मामला आ जाएगा तो फिर सिविल केस होने का डर जो है वो खत्म हो जाएगा। और चलिए अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी मोनिका यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, थोड़ा सा हम इससे पहले बता दें कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये समझने के लिए वित्त मंत्रालय को इस बारे में किस तरह के सुझाव मिले हैं, मोनिका बताएंगी। मोनिका बताइए किस तरह के सुझाव फिलहाल वित्त मंत्रालय को इस प्रस्ताव के बारे में मिले हैं। जी, सरकारी अधिकारियों से मिली सूचना के मुताबिक अभी तक जो उन्हें सुझाव मिले हैं उसके हिसाब से 99% जो लोग हैं जो कि एमएसएमईज हैं वो नहीं चाहते कि मौजूदा कानून में कोई भी बदलाव हो और चेक बाउंस केसेस को क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल ऑफेंस में बदला जाए। तो अभी तक तो यही राय आई है और जैसे जो उन्हें सुझाव मिले हैं उसके आधार पर लग नहीं रहा कि वित्त मंत्रालय भी कोई भी ऐसी सिफारिश करेगी सरकार को कि जिससे मौजूदा कानून में कोई भी बदलाव किया जाए। जी हाँ, लेकिन सरकार ने इनिशिएटिव तो ले लिया है और सरकार की जो मंशा है और सरकार का जो तर्क है, जो अगर अलग अलग हवालों से हमें समझ में आ रहा है, वो ये है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो। तो सरकार का ये अपना तर्क, आपको लगता है कि सरकार इस अपना ये जो लॉजिक है इस पर आगे कोई ध्यान नहीं देगी? उन्होंने क्योंकि सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार चाहती थी बहुत सारे ऐसे जो प्रोविजंस हैं जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल ऑफेंस में बदला जाए। तो ये जो स्पेसिफिक कानून है इसमें जो इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि इस पर कोई इसको सिविल ऑफेंस में बदला जाए, और जबकि वो भी चाहते हैं कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस ही रहने दिया जाए, क्योंकि और जो बहुत सारे जो कानून हैं उनके लिए भी उन्होंने पब्लिक ओपिनियन मांगा था। तो इसी वजह से उन्होंने इस कानून के लिए भी पब्लिक ओपिनियन मांगा था। जी ओके, ऑलराइट। अब पब्लिक ओपिनियन के जरिए हम जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बड़े, यानी कि कारोबारी, और खासतौर से आपने एमएसएमईज का जिक्र किया, अब उनकी मंशा हम जानते हैं कि वो सरकार से चाहते हैं कि भाई ऐसे तो डर खत्म हो जाएगा लोगों के मन में और चेक बाउंस के मामले बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि कब तक उम्मीद की जा रही है कि इस पर कोई अंतिम फैसला सरकार ले लेगी? प्रोसेस क्या है आगे? जी, अभी तक जो उन्हें सुझाव मिले हैं वित्त मंत्रालय को, वो उन सुझाव के आधार पर अपनी राय बना रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के हिसाब से वो अगले हफ्ते तक अपनी जो उनकी राय है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट तक पहुंचाएंगे और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी का जो भी अपना फैसला होगा वो सरकार को देंगे और उसके बाद जो भी उनका जो अंतिम निर्णय होगा चेक बाउंस केसेस पर, उससे संबंधित वो कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जी ठीक है मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा मैं अपने दर्शकों से कहा था कि हमने इस मुहिम के जरिए
कारोबारियों की आवाज उठाने की कोशिश की है। हम लगातार इस मुद्दे पर कारोबारियों से बात कर रहे हैं, उनकी बात को अपने मंच से सबके सामने रख रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमने किन किन कारोबारियों से, किन किन प्रतिनिधियों से बातचीत की है और उनका क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र भेज करके ये आग्रह किया है कि चेक बाउंस के मामले को और अधिक सख्त बनाया जाए और उसमें किसी प्रकार की कोई ढील न दी जाए। व्यापार में एक पद्धति है कि चेक एडवांस में दिया जाता है, जिसको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं, और वो एक तरीके की गारंटी होती है कि जिस आदमी को क्रेडिट पर माल दिया जाता है उसका चेक इस बात के लिए होगा कि वो पैसा उस माल का तुरंत उसको मिल सके। यदि इस मामले में ढील दी जाती है तो ये एक तरीके की एनार्की हो जाएगी और फिर व्यापार करना मुश्किल होगा और दिए हुए चेक पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। हमने वित्त मंत्री से कहा है कि चेक बाउंस का यदि कोई भी मामला हो तो उसमें हर हालत में 30 दिन के अंदर व्यापारी को पेमेंट मिलना चाहिए। इस प्रावधान को रखा जाए, न कि चेक बाउंस के विषयों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। देश में आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को उद्योग धंधों में और में आत्मनिर्भर बनाना है। यदि व्यापार में आपसी विश्वास रहेगा तो ही देश आत्मनिर्भर बनेगा, और आपसी विश्वास तभी रहेगा जब व्यक्ति को उसकी दी हुई सर्विस और दी हुई वस्तु का मूल्य समय पर मिल जाए एवं उसको आगे अपना पेमेंट प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। मेरी पुनः भारत सरकार से आग्रह है कि वो इस तरह का कोई भी कदम न उठाएं। चेक एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। यदि चेक डिसऑनर होने लग जाएंगे इजीली और उसकी लायबिलिटी केवल सिविल नेचर की हो जाएगी तो बिजनेस कम्युनिटी में एक अविश्वास का माहौल बन जाएगा और आगे बिजनेस करने में उनको बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि भाई ये जो प्रपोजल चेक की लायबिलिटी को क्रिमिनल नेचर से सिविल नेचर में कन्वर्ट करने का है उसको तुरंत रोकें और उसको क्रिमिनल नेचर का ही रखें, जिससे जो बिजनेस मैन की जो एक टेंशन का होता है यदि चेक यदि डिसऑनर हो जाए तो उस टेंशन को वो दूर कर सके। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान की सियासत की, जो कि लड़ाई अब हाई कोर्ट पहुंच गई है। जी हां, राजस्थान की सियासत में दिन ब दिन नए नए मोड़ मिल आ रहे हैं। सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि आज इस पर सुनवाई टल गई है। इस मामले की सुनवाई अब डबल बेंच करेगी। आज ही डबल बेंच का गठन होने की संभावना है। सचिन पायलट की तरफ से याचिका में बदलाव के लिए कोर्ट से समय मांगा गया है। बताया यह भी जा रहा है कि बिना तैयारी के याचिका जो है वो दायर की गई है। दरअसल सचिन पायलट 2 बार हुई विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसकी शिकायत के बाद राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने उन्हें नोटिस भेजा था। इसका जवाब सचिन पायलट को शुक्रवार तक देना था। इसी नोटिस के खिलाफ पायलट हाई कोर्ट गए थे। सूत्रों का दावा है कि इन सब के बाद भी राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी सचिन पायलट और बागी विधायकों के प्रति नर्म रुख रखे और उन्हें एक एक मौका और दे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी भी सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। राहुल ने बाकायदा इसके लिए राजस्थान में पार्टी प्रमुख को निर्देश भी दिए हैं और वो सचिन पायलट की सम्मानजनक वापसी का माहौल बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अब देख लेते हैं देश में कोरोना का क्या हाल है। तो देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में तो एक नया रिकॉर्ड बन गया। जी हां, 24 घंटे में 32,690 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 600 लोगों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों का आंकड़ा जो है वो 9,68,800 के पार पहुंच गया है। अब तक 24,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,12,800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस अब भी 3,31,000 से कुछ ज्यादा ही हैं और देश में टेस्टिंग की रफ्तार भी लगातार बढ़ाई गई है। अब तक 1,27,39,490 सैंपल्स का टेस्ट किया जा चुका है।
और अब फटाफट से दिल्ली और महाराष्ट्र का हाल भी ले लेते हैं। कोरोना से मौत के मामले में सबसे ज्यादा बुरा हाल जो है वो इन्हीं दो जगहों का है, इन्हीं दो राज्यों का है। देश में हुई संक्रमण से कुल मौतों का इन राज्यों से 57.86% मौतें शामिल हैं, यानी कि 58% मौतें जो हैं इन्हीं दो राज्यों से हुई हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब तक 10,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 3,400 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में 1,647 केस सामने आए हैं। राजधानी में लगातार 5वां दिन है जब संक्रमण के मामले 2,000 से नीचे हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या 1.17 लाख हो गई है, यानी कि 1,17,000, जो कि अनुमानित 2,25,000 केस के मुकाबले काफी कम है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 7,900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1,390 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही मुंबई में मरीजों की संख्या बढ़कर 96,200 के पार हो गई है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,75,000 के पार पहुंच गई है। और आइए अब देख लेते हैं आज शाम 6 बजे हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो आज शाम 6 बजे हम बात करेंगे वैक्सीन की। जी हाँ, भारत समेत देश के कई देशों में कोरोना वैक्सीन बनाने के कवायदें जो चल रही हैं, लेकिन वैक्सीन बनाने में बाजी मारने का दावा अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। और दावा यह है कि वैक्सीन इसी साल सितंबर तक बाजार में आएगी। अगर यह दावा सही रहा तो पूरी दुनिया से कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। तो अब किस स्टेज पर है कोरोना की वैक्सीन, ह्यूमन ट्रायल के सफल होने के मायने क्या हैं? सवाल ये भी है कि वाकई में क्या वैक्सीन सितंबर तक आ पाएगी और ये कितनी कामयाब हो पाएगी, और क्या वैक्सीन आने का मतलब ये होगा कि कोरोना चला गया, कोरोना खत्म? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात आज 6 बजे। कोरोना की दवा अब दूर नहीं। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है। जी हां, आज से शुरू हुआ ये लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा। लॉकडाउन में सरकार ने कई सेवाओं पर रोक लगाई है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इस दौरान कौन सी दुकान खुलेगी, यातायात के तमाम नियम क्या होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर तैयारी भी की गई है। कंटेनमेंट जोन में खास तौर पर सख्ती रहेगी। इन इलाकों में केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चल पाएंगे। और अब बात करते हैं मुंबई की बारिश की। जी हां, कोरोना के खतरे के साथ साथ, कोरोना की चुनौती के साथ साथ अब मुंबई पर बारिश भी आफत बनकर टूट रही है। महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे सहित कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश मुंबई, ठाणे, पुणे समेत कई इलाकों के लिए आफत बन सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को घरों में ही रहने को कहा है। मुंबई में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मुंबई पर हाई टाइड का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हाई टाइड के आने पर समंदर की लहरें 3 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। और अब कोरोना की खबरों के बाद, बारिश की खबर के बाद आपको दिखाते हैं भ्रष्टाचार की एक जीती जागती तस्वीर। जी हां, जो आई है बिहार के गोपालगंज से। बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु की संपर्क सड़क पानी के दबाव से टूट गई। इसके टूटने से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क टूट गया। पुल पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। ये वही पुल है जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था, यानी कि आज ठीक 1 महीना, आज पूरा भी नहीं हुआ है। इस पुल को बिहार लोक निर्माण विभाग ने बिहार पुल निर्माण विभाग ने बनाया था। साल 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया था और पिछले महीने उद्घाटन हुआ और इस महीने यह भरभरा के गिर गया। आज माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है।
ट्विटर पर दुनिया के कई ताकतवर लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो हैक कर दिए गए। न सिर्फ अकाउंट हैक किए गए बल्कि स्मैकर्स ने अकाउंट्स की मदद से सोशल मीडिया यूजर्स के से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी उन्हें भेजने को कहा है। हालांकि मैसेज थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर दिए गए। हैक किए गए अकाउंट्स एक के बाद एक बढ़ते गए और एलन मस्क, जेफ बेजोस के साथ ही जॉन बिडेन, बराक ओबामा, उबर, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स, कई बिटकॉइन स्पेशलिटी फर्म्स के अकाउंट हैक कर दिए गए। लॉकडाउन में हमने एक मुहिम शुरू की थी जिसका खासा असर भी देखने को मिला। छोटे लेन देने वाली जो डिजिटल कंपनियां हैं उनके लोन रिकवरी के तरीके के खिलाफ आरबीआई ने भी एक्शन लिया। हमारी मुहिम के बाद गाइडलाइंस बनाई और निर्देश जारी किए। हमें लगा कि आरबीआई के सर्कुलर के बाद इन कंपनियों ने लोगों को गाली देना, डराना, धमकाना अब बंद कर दिया है। अब इनका टॉर्चर खत्म हो गया है। लेकिन यह हमारी गलतफहमी थी। अब भी लोगों को कर्ज वसूली के नाम पर गालियां दी जा रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। कई मामलों में हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने सुसाइड करने तक की कोशिश की, सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। इन गुंडागर्दी के खिलाफ हमने ही ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम शुरू की है। संवाददाता अनुराग शाह से बात करते हैं जिन्होंने छोटे लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों के उन ग्राहकों से बात की जिन्हें धमकाया जा रहा है। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, हमें ऑपरेशन हफ्ता वसूली को दोबारा करना पड़ा, क्या है ये पूरा मामला और इसकी नौबत दोबारा क्यों आई? जो डेटा हैकिंग होती थी उसको नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो भी डिजिटल लेंडर है जो अपने प्लेटफॉर्म से लोन दे रहा है उन्हें एग्रीमेंट के साथ बताना होगा कि वो कौन सी कंपनी से रजिस्टर्ड है। ये तमाम चीजें जो थी वो जब ऑपरेशन हफ्ता वसूली किया गया तो उसके बाद आरबीआई ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद नियम लेके आए। लेकिन उसके बावजूद भी 24 जून को ये नियम आए थे, गाइडलाइंस आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कुछ कंपनियां थी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद काफी हद तक असर पड़ा। बहुत सारी कंपनियां थी, उनके जो रिकवरी प्रोसेस में बदलाव आया। लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां थी जिनकी जो हफ्ता वसूली का जो प्रोसेस है, जो डराना धमकाना, जो आपके कॉन्टैक्ट होते हैं उन पे फोन करना, ये तमाम चीजें जारी रही। तो उसकी शिकायतें हमें काफी ज्यादा मिल रही थी। लोग काफी ज्यादा परेशान थे, बार बार जी बिजनेस के ट्वीट कर रहे थे, मेल कर रहे थे। और उनके बाद जब हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2 किया तब पता चला कि अभी भी ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो आरबीआई की गाइडलाइंस को नहीं मान रही है और जबरन जो आपका डेटा हैक कर रही है, आपके कॉन्टैक्ट को फोन कर रही है और तमाम तरह की जो नियमों के खिलाफ चीजें हैं वो कंपनियों के द्वारा जारी रही। ओके अनुराग, आज हमने इस पर शो भी किया था। हमने पूरी मुहिम जो है वो दोबारा शुरू की है। हफ्ता वसूली पार्ट 2 हमने शुरू की है। ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2 आज हमने चलाया। इसको काफी हद तक बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। लेकिन इस शो से निकल कर क्या आया? रिजर्व बैंक के जो आदेश निकाला गया था हमारी पहली मुहिम के बाद में, क्या उसमें कोई कमी रह गई? क्या नियम ही कमजोर हैं या उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया? दिक्कत कहां रह गई? मोटा मोटा ये निकल के आ रहा है कि जो आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली उसके बाद ज्यादातर कंपनियों ने, या फिर कह सके कि कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े नाम हैं, उन कंपनियों के द्वारा उसे फॉलो किया गया। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं जो इतने बड़े नहीं है तो उनके द्वारा इसे फॉलो नहीं किया गया। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि अभी भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि जो हमारा हैशटैग था ऑपरेशन हफ्ता वसूली वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। उस पे हजारों लोगों ने रिएक्शन दिए और बताया कि किस तरह से वो दिक्कत झेल रहे थे पहले, और अब कहीं ना कहीं हमारा जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली के गाइडलाइंस बताने के बाद उनको भी पता चला है कि उनके पास क्या अधिकार है। हमने हमारे शो में बताया कि कोई लेता है तो किस तरह से वो आरबीआई की जो वेबसाइट है वहां पे कंप्लेन फाइल कर सकता है, कितना सरल प्रोसेस है। तो ये लोगों को पता चला, लोगों ने उसके लिए धन्यवाद कहा कि लोगों के अंदर जागरूकता आई है कि जिस तरह से उनको डराया धमकाया जाता था, फेक नोटिस के जरिए, फेक जो स्टाम्प पेपर पे जाली नोटिस दिए जाते थे, तो वो
चीज जो अवेयरनेस आई है, तो उसका जो है लोगों ने काफी जबरदस्त प्रतिसाद दिया है ट्विटर के ऊपर। और इसके साथ साथ ये भी लोगों की तरफ से धन्यवाद दिया है कि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको बार बार जी बिजनेस उठा रहा है और इसका संज्ञान जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक भी ले रहा है। ओके, और अब आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक, आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लोग दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करने की धमकी देते हैं, और सिर्फ धमकी नहीं देते हैं, लोन रिकवरी के नाम पर गालियां देने से पीछे नहीं चूकते। हाँ हेलो जी, रूपी लोन से कॉल कर रहा हूँ जी। आपका नंबर सेव है, बोलिए। हाँ जी, अभी 5 सर का लिंक अभी इस नंबर को भेजता हूँ जी। सर मैंने आपको बोला है ना, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, मैंने आपको मैसेज भी किया है, मैं आपको भी नहीं पे कर सकती। क्यों 10 दिन पे क्यों नहीं अरेंज किया? मैं आपको बोल रही हूँ मैं नहीं पे कर सकती, अभी मैंने बोला 10 दिन पे क्यों नहीं अरेंज किया वो बोल रहा हूँ। 1 दिन से बोल रही है टिक कोई टिक नहीं, वो भी झूठ है, वो मुझे को पता है। बोल हरास कर रहा हूँ, आपको क्या पता है मेरे बारे में? पैसा चाहिए, पैसे के लिए हरास कर रहा हूँ। पैसा दिया तो मैं नहीं करता हूँ। अभी नहीं है मेरे पास, जब होगा मैं आपको पे करूंगा। किसी के पास लेके करो। मैं कोई लिंक से पे करने वाली हूँ, मैं आपको ऐप से पे करूंगी। मेरे पास ऐप है रूपी लोन का, और मैं आज तो 8,000 करती है क्या? तुम्हारा बस 1,000 भी पैसा नहीं, तो कैसे 8,000 पेमेंट करती है? पेनल्टी है सर। मैंने आपको क्या बोला, मैं आज नहीं पे कर सकती तो नहीं पे कर सकती। आज एप्लीकेशन में पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। वो इधर उसमें 8,000 है, चेक करो। 6,000 है, 6,000, 8,000 नहीं है, मैंने आज ही चेक किया। हाँ, तो 6,000 पेमेंट कर दे तो मेरे को मनाना नहीं, तू पेमेंट भी नहीं करते। मैं इससे आप तू करके बात नहीं कर सकते, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। तू अच्छा पेमेंट, अच्छा काम कहा तो मैं क्यों इतना बात करना पड़ेगा जी? मैं 10 दिन से अच्छे बात किए ना, तुझे तू कर दिया ऐसा। फिर से तू मैं नहीं कर सकती, आज पेमेंट नहीं कर सकती। तुझे कोई हस्बैंड, कोई बॉयफ्रेंड कोई नहीं है क्या? तू कल हर एक दिन मेरे साथ बात करती है क्या? तुम्हारा टाइम पास भी नहीं आते क्या? आप अभी बहुत आगे से बात करो और बहुत ज्यादा बात करो। मेरे को कुछ तू ज्यादा किया यार, तू ज्यादा किया, उसके लिए बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं पैसा किया? बात करो यार करके। हाँ, मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, ठीक है? तू 10 दिन से पेमेंट क्यों नहीं किया? और ये तू क्या, तू तुझे नहीं समझते है क्या? और एक गाली देना पड़ेगा क्या? किससे बात करो, आप कुछ भी करो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको नहीं पे कर सकती। बस पैसा नहीं है तो मर जा। फिर से पहले मर जाने के पहले इस नंबर पे केस करके मर जा। रुको करती हूँ ना मैं सब। रखो करती। किसी के पास बात करती है? आपको क्या करना है, मैं करूंगी ना बात। आप पैसा वापस कर यार, मेरा पैसा कर वापस। तुम्हारा पैसा है? हाँ, मेरा पैसा, मेरा कंपनी का पैसा, वो मेरा पैसा हो गया। कंपनी को मोराटोरियम देने बोलो, अगस्त तक मोराटोरियम है। कंपनी के मेरा कंपनी के नहीं दिया, मैं तुझे नहीं समझते। तो ये है वो धमकियां, ये है वो हैरेसमेंट जो लोगों को फोन पर दी जाती है लोन रिकवरी के नाम पर। और ऐसा एक वाकया नहीं है, जब से हमने ये ऑपरेशन हफ्ता वसूली शुरू किया है, ऐसे हजारों लोगों के रिएक्शन, ऐसे हजारों लोगों की आप बीती हम तक पहुंची है। और हमने इसे एक मुहिम की शक्ल देकर पहले ऑपरेशन हफ्ता वसूली 1 चलाया, जिसके बाद आरबीआई को भी झुकना पड़ा। उसके बाद आरबीआई ने कुछ नोटिस जारी किए, गाइडलाइन जारी की, लेकिन उसके बावजूद ये लोग नहीं सुधरे। और आज हमने चलाया है ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2। बहुत अच्छा जबरदस्त रिस्पांस आज के भी ऑपरेशन को मिला है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन पूरे हफ्ता वसूली पार्ट 2 का आज का जो एपिसोड है, आप उसे दोबारा रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। आज रात 7:56 पर दोबारा देखिए ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2 का रिपीट टेलीकास्ट सिर्फ जी बिजनेस पर। और थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने फिर तेजी दिखाई है। शॉर्ट कवरिंग के चलते निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर 1% से ज्यादा की तेजी पर बंद हुए। और कल की ही तरह आज भी आईटी इंडेक्स ने बाजार को मजबूती देने का काम किया। आज इंफोसिस के नेतृत्व में आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा की तेजी पर बंद हुआ। फार्मा शेयरों में भी आज अच्छा कारोबार हुआ। और यह था आज का मार्केट अपडेट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।